एक क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप जो है अपनी तैयारी यूपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। देखिए इसमें पिछले लेक्चर्स में हमने जो है मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और अन्य टॉपिक को देखा था। आज इन्हीं मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद फिर आगे जो अगला टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा लाइक एवं शेयर करिएगा। देखिए ये क्लास जो है आप कोई भी बोर्ड एग्जाम्स हो या अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तभी आपके लिए ये क्लास जो है काफी हेल्पफुल होगा। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, ये एग्जाम में पूछा गया है 2017 में या और भी पूछा गया है। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N/50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व तो दे रखा है 0.002765 है। विशिष्ट चालकत्व तो 0.002765 महो सेमी इनवर्स है। विशिष्ट चालकत्व का मात्रक महो सेमी इनवर्स होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो, यदि सेल का प्रतिरोध जो दिया है R दिया है 400 ओम दिया है, तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए, यदि सेल कांस्टेंट आपको निकालना। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट कर लीजिए। आपको दे रखा है विशिष्ट चालकत्व कापा जो है 0.002765 महो सेमी इनवर्स दे रखा है और आपको प्रतिरोध R बराबर 400 ओम दे रखा है, 400 ओम दे रखा है। आप जानते हैं कापा के बराबर 1/R मल्टीप्लाई L अपान A होता है। आप जानते हैं कापा के बराबर विशिष्ट चालकत्व बराबर 1/R प्रतिरोध मल्टीप्लाई 1/L अपान A होता है। ये आपका फार्मूला है, जहां L अपान A जो है ये आपका है सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक है। L अपान A जो है ये सेल स्थिरांक है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है। यहाँ पर K की वैल्यू रख देंगे तो ये 0.002765 हो जाएगा। 1/R की वैल्यू ये 400 हो जाएगा और ये सेल स्थिरांक आपको निकालना है, सेल स्थिरांक आपको ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, इसको इसमें बटा मान लेंगे, ये आएगा इनके साथ गुणा हो जाएगा और आपका सेल स्थिरांक जो है, सेल स्थिरांक निकल के आ जाएगा। दोनों को गुणा कराएंगे, इसकी वैल्यू जो है 1.106 सेमी इनवर्स। सेल स्थिरांक की जो वैल्यू आएगी 1.106 सेमी इनवर्स जो है, इसको आप साथ करो तो ये आपका है 0.002765 और ये 400। इससे गुणा कराओगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 4 5 6 और 4 5 20 आएगा 2, 4 6 24 25 26, 2 4 7 28 29 30, हासिल आएगा 3, 4 दूनी 8, 3 11, हासिल आएगा 1, ये 1 हो जाएगा और फिर ये 0, ये इसको आप जोड़ लोगे तो ये आपका 6 0 1 और फिर 1 और 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इतना आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो। इसके बाद जो है जो चालकता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो हेडिंग डाल देते हैं, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स, कंडक्टिविटी। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंडक्टिविटी, इसके बारे में बात करें। अगर हम बात करें कि चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला कारक है ताप। यदि अगर आप ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर जो भी विलयन है हमारा आयनिक विलयन है, अगर उसका हम ताप बढ़ाते हैं तो उसमें जो आयन होते हैं वो ज्यादा मूविंग करते हैं और जब आयनों की गति बढ़ जाती है तो चालकता भी जो है बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे चालकता जो है बढ़
जाती है। तो चालकता में यानी ये जो आपका विलयन है, अगर विलयन की अगर हम इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें चालकता अधिक प्राप्त होती है। दूसरा है माध्यम की सयांता, जो सयांता है विस्कोसिटी है, तो ये विलायक की सयांता, जो हमारा पानी है, इस पानी में घोले हो तो पानी होगा, जिस चीज में घोले हो वो विलायक बोला जाता है। तो विलायक की सयांता जितनी कम होती है, यानी विलायक की सयांता जितनी कम होती है, विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होती है। इसको ध्यान रखिएगा, सयांता जितनी कम होगी उसकी चालकता उतनी ही अधिक होती है। और अगला है आयनों के विलयकीकरण पर एक प्रभाव ये भी डालता है, आयनों का विलयकीकरण। ये विलयकीकरण क्या है? देखिए, जो आयन होते हैं, आयन के साथ जो हमारा विलायक है, जैसे मान लीजिए जल में घोल के बनाया हो, तो जल के अणु अगर आयन के साथ मिल करके कोई बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, आपस में जुड़ करके कोई कंपाउंड या यौगिक या कुछ पार्टिकल्स बना लेते हैं, तो अगर ऐसे ऐसे सब बना लेंगे तो आयन आयन फिर कैसे मूविंग करेगा? तो इसीलिए जो है आयनों के साथ विलायक के कणों का जुड़ना विलयकीकरण कहलाता है। आयन के साथ विलायक के कणों का जुड़ना विलयकीकरण कहलाता है। तथा विलयकीकृत आयनों का आकार बढ़ने के कारण चालकता घट जाती है। अरे जब बड़े बड़े आयन बन जाएंगे तो चालकता कहाँ चलेगी? चालकता घट जाएगी। अगला है आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बलों पर भी जो है ये चालकता प्रभावित होती है। कैसे होती है? आयनों के मध्य लगने वाले बल जितने अधिक होते हैं उनकी गतिशीलता उतनी ही कम होती है। अरे जब जो आयन है अगर वो ज्यादा आकर्षण बल लगा रहा है तो आकर्षण बल ज्यादा लगाएगा तो उनकी गतिशीलता ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो ये लिखा है अतः चालकता घट जाती है। अगला अगला जो प्रभाव देता है वो तनता है। यानी विलयन हमारा जितने ज्यादा तन होगा, डाइल्यूशन में होगा, उतने ज्यादा उसमें आयन होंगे, और जितने ज्यादा आयन होंगे उतने ज्यादा ही उसकी चालकता होती है। चालकता को जो प्रभावित करते हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको जो है तैयार कर ले। अगली हेडिंग देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, कोलराउस लॉ, कोलराउस का नियम, आयनों का स्वतंत्र अभिगमन संबंधी कोलराउस का नियम। ये बहुत पूछा गया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन हेतु कोलराउस नियम, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसकी हम चर्चा। देखिए, अगर हम आयनों के स्वतंत्र अभिगमन हेतु कोलराउस के नियम की बात करें तो देखो, किसी विद्युत अपघट्य, ध्यान से समझिए, एग्जाम में बहुत पूछा गया, कोई विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य कौन होते हैं? जिसको जल में घोलने पर अगर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है और धारा जो है प्रवाहित हो जाती है तो वो पदार्थ विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि यदि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनता पर, विद्युत अपघट्य की जिसका डायल्यूशन जो है अनंत हो, यानी तन जो किया गया है वो अनंत तनता हो, अनंत तनता पर विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, तुल्यांकी चालकता का मान जो होगा उसके धान आयन एवं ऋण आयनों की अनंत तनता पर चालकताओं का योग होता है। यानी अनंत तनता पर किसी विलयन की उसकी जो तुल्यांकी चालकता होगी या मोलर चालकता होगी, उसके अनंत तनता पर ही धन आयनों तथा ऋण आयनों के तुल्यांकी चालकता अथवा मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। कैसे होता है? ये डेल एम लिखा गया है, डेल इक्विवेलेंट या तुल्यांकी चालकता इनफाइनाइट अनंत तनता पर, या आप ऐसे कह सकते हो ये लैम्डा इनफाइनाइट विद्युत अपघट्य, ये आपका कोई विद्युत अपघट्य है, कौन है ये पता नहीं, इक्वल ये है, ये इसका धन आयन होगा प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, दोनों का योग होगा। यही हमने इस टूल में बताया गया। तो या इसको आप डेलम लिख सकते हो, मोलर चालकता इनफाइनाइट अनंत तनता पर इक्वल ये इसका पॉजिटिव इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट, दोनों का योग जो होगा वो उसकी मोलर चालकता के बराबर होता है। जहां डेलम जो है इनफाइनाइट अनंत तनता पर मोलर चालकता है और ये धनात्मक अनंत तनता पर धन आयनों की चालकता और नेगेटिव वाला अनंत तनता पर ऋण आयनों की चालकता। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए NaCl इनफाइनाइट की बात करें, NaCl की मोलर चालकता की अगर हम बात करें तो ये उसका Na प्लस चार्ज अनंत तनता पर मोलर चालकता तथा Cl नेगेटिव चार्ज अनंत तनता पर मोलर चालकता, ये दोनों का योग जो है ये होगा। इसी तरीके से अगर हम BaCl2 की बात करें अनंत तनता पर मोलर चालकता की, तो ये Ba2 प्लस चार्ज अनंत तनता पर मोलर चालकता और प्लस 2Cl नेगेटिव चार्ज अनंत तनता पर मोलर चालकता। इसी तरीके से अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है अनंत तनता पर मोलर चालकता और प्लस इसका नेगेटिव चार्ज जो होगा अनंत तनता पर मोलर चालकता। तो ये है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन हेतु कोलराउस का नियम, जो बहुत ही एग्जाम में
देखिए जब भी कोलराउस का नियम पूछा जाता है तो इसके साथ दो जो है इसके उपयोग भी पूछे जाते हैं, तो हम इसका दो उपयोग देखेंगे। कोलराउस के नियम के उपयोग एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ, इसके बारे में बात करें। देखिए अगर हम कोलराउस के नियम के उपयोग की बात करें तो सबसे पहला उपयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता की गणना करने में। दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो कोलराउस का नियम दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता की गणना करने के लिए बहुत उपयोगी है। देखो लेमडा एम का मान सीधे तौर पर ज्ञात नहीं किया, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं इनकी जो मोलर चालकता होती है इसको सीधे नहीं ज्ञात किया जा सकता है, अतः इसे कोलराउस के नियम से निकाला जा सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है कि अनंत अंतराल पर तुल्यांकी चालकता लैम्डा इनफाइनाइट की गणना प्रबल वैद्युत अपघट्ट जैसे HCl, NaCl तथा CH3COONA की तुल्यांकी चालकताओं के मान से ज्ञात करते हैं, यानी इन सब के मान से हमें जो है एसिटिक एसिड का मान जो है निकाल के सकते हैं। कैसे? देखो CH3CONA और HCl मिलाओगे तो CH3COOH और NaCl बनेगा, ये हमारा रिएक्शन है। इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है निकाला जाए। कैसे भाई? CH3COOH का इनफाइनाइट पे अगर देखोगे तो नेगेटिव चार्ज होगा और H प्लस चार्ज होगा। इसी तरीके से CH3CONA का अगर निकालोगे CH3CO नेगेटिव चार्ज और Na प्लस चार्ज होगा। इसी तरीके से HCl का अगर देखोगे तो H प्लस चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज होगा, और NaCl का इनफाइनाइट पे देखोगे तो Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट और Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट। ये इसका इक्वेशन बनेगा। अब हम करेंगे क्या? देखो हमें निकालना है एसिटिक एसिड, तो हम क्या करेंगे? एक तो CH3CO नेगेटिव वाला ले लेंगे और H प्लस चार्ज ये दोनों ले लेंगे, और फिर CH3CO नेगेटिव चार्ज और Na प्लस चार्ज को एक साथ मिला लेंगे, और H प्लस चार्ज Cl एक प्लस चार्ज ये दो हो जाएगा, और माइनस NaCl। देखिए अब इसमें होगा क्या? अगर देखा जाए तो ये HCl है, NaCl है और ये CH3CONA है। भाई ये वाला ये हो गया, यानी अगर हम CH3COOH का इनफाइनाइट पर मान निकालते हैं तो हमें करना क्या होगा कि CH3CONA का इनफाइनाइट पर जो मान होगा और HCl का इनफाइनाइट पर जो मान होगा दोनों को जोड़ लेंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये CH3CO नेगेटिव चार्ज और H प्लस चार्ज ये आ जाएगा, और ये Na और Cl यहाँ बन जाएगा, और माइनस NaCl कट जाएगा। तो उसी हिसाब से CH3CONA का मान रखेंगे और प्लस HCl का मान रखेंगे और माइनस NaCl का मान रखेंगे। तो इस पर रखेंगे तो हमें CH3COOH का मान निकल के आ जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की वियोजन की मात्रा की गणना करने में भी किया जाता है। कैसे? किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता भी अधिक होती है, अतः अनंत अंतराल पर वियोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। भाई वियोजन की मात्रा जितने ज्यादा होती है उतने ज्यादा उसकी जो है मोलर चालकता होती है। देखो वियोजन की मात्रा अल्फा की जो वैल्यू है ज्ञात करते हैं, तो लैम्डा एम की सांद्रता पर है, सी लिखा गया है, अपान लैम्डा एम इनफाइनाइट यानी किसी सांद्रता पर और उसका इनफाइनाइट पर, या लैम्डा बी लैम्डा अपान लैम्डा इनफाइनाइट, जहां लैम्डा एम सी जो है किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता, कोई भी सांद्रता उस पर मोलर चालकता, और लैम्डा एम इनफाइनाइट अनंत अंतराल पर विलयन की मोलर चालकता, इन दोनों के हिसाब से, या लैम्डा बी जो है किसी सांद्रता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता, और फिर लैम्डा इनफाइनाइट अनंत अंतराल पर विलयन की तुल्यांकी चालकता। तो ये दो उपयोग है। कभी भी कोलराउस का नियम पूछा जाता है तो इसके दो उपयोग भी पूछे जाते हैं और इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। तो इसको इतना कर लीजिएगा, बाकी इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अगले दिन अगले लेक्चर्स में हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे।